अब वर्तमान विधायक गुरु प्रसाद मौर्य की कार्यशैली से मनोज पांडे खुश नहीं। मनोज पांडे कौन होते हैं खुश होने न होने वाले? आज जनता से भाजपा की सत्ता में तो कहा जाता है सड़कें ही सड़कें हैं। मंसूराबाद से आनापुर, हाँ सड़क का नाम गिना दें आपको? हाँ बिल्कुल जरूर। मंसूराबाद से आनापुर विगत पीडीए जो है वो हमारी समाजवादी पार्टी का एक परवीन पटेल, कल्पना पांडे एक नमस्कार, यूपी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है। हर दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तैयारी भी बहुत जोरों से है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के तहत हम लोग प्रयागराज में फाफामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे के साथ हैं। मनोज पांडे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व में आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और आपने 2 बार जो है फाफामऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा है। तो बिना देर किए हम जो है मनोज पांडे से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करते हैं। पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जब भी आपसे मिलते हैं राजनीति के बारे में तो आप जानकार भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ये बताइए, राजनीति में अवसर ज्यादा मायने रखता है या विचारधारा? विचारधारा ज्यादा मायने रखती है। विचारधारा जो है वो स्थायित्व है, अवसर तो अवसर ही है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं वो अवसर की ओर तरफ जाते हैं। जो लोग देश को समाज को कुछ दे के जाना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर विचारधारा पर काम करते हैं और हम समझते हैं विचारधारा ज्यादा माने रखती है। विचारधारा ज्यादा माने रखती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे माननीय हैं, चाहे प्रयागराज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी पूरे प्रदेश के जो अवसर का लाभ उठाकर वो आज माननीय है और मनोज पांडे जो अवसर का लाभ ना उठाकर अभिमानीय नहीं बने। देखिए, अपना अपना विचार मैंने बताया ना कि कुछ लोग अवसर का ही लाभ लेना चाहते हैं, तो लाभ लेके निकलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अवसर की तलाश में रहते हैं वो। और हम लोग केवल लाभ लेके निकलना नहीं चाहते, अपनी विचारधारा से कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विचारधारा पर चलना ज्यादा अच्छा रहे। यानी अवसरवादी नेता स्थायित्व नहीं रखते। स्थायित्व बिल्कुल नहीं रखते। अवसरवादी जब अवसर आएगा तभी आएंगे, अवसर नहीं तो स्थायित्व कहाँ है अवसरवादी में? कि पता लगा कि अभी आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, नरसों यहाँ है। जगह जगह अवसर के अनुसार तलाशते रहेंगे, अवसर जहाँ मिलेगा वहीं काम करेंगे। इससे जो है पार्टियों में जो है नए नेताओं का उभार कम हो पाता, आप मान सकते हैं। उनका शोषण हो गया, पता लगा कि अवसर का लाभ उठा के कोई दूसरा इधर उधर। देखिए क्या है ना कि वर्तमान राजनीति इस समय जो है अवसरवाद पर ज्यादा प्रभावी हो रही है। इसीलिए नेताओं का चरित्र भी अवसरवाद की तरफ भागता जा रहा है। अवसरवाद की तलाश में रहता है आदमी। हर आदमी चाहता है कि हम कुछ बन जाए और तुरंत बन के कुछ चले निकले। तो हम समझते हैं कि हम मौका मिल जाए। तो मौके की तलाश तो मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं। एक विचारधारा पर काम होना चाहिए। विचारधारा पर काम करने से मतलब स्थायी विकास होता है। इससे तो हमें लगता है पार्टियों को भी सोचना चाहिए। अब सोचना चाहिए, लेकिन वर्तमान राजनीति जो है बड़ा परिस्थितियां बड़ा विपरीत चल रही है, तो कोई सोच कहाँ पा रहा है। अच्छा नेताजी, मनोज पांडे फाफामऊ में एक जो है मानिंद नाम है। फाफामऊ के नेताओं के बारे में अगर पूछे तो सबसे पहले वो मनोज पांडे का ही नाम ले लेते जी। फिर 2 चुनाव आप लड़े, सफलता नहीं मिली, क्या वजह मानते हैं? अब सफलता नहीं मिली, कहीं ना कहीं तैयारी की कमी रही होगी, मुझे लगता है। या जनता के पास हम अपना संदेश अपने बारे में बता नहीं पाए जनता को कि हम क्या करना चाहते हैं। वो लोग सफल हो गए जिस पर जनता ने ट्रस्ट किया कि हाँ इनको सफल करने से क्षेत्र का विकास होगा। कहीं ना कहीं हम अपनी ही कमी मानते हैं कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए असफल हो गए। अच्छा ये बताइए, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई या चुनाव जीत गया, फिर जो है 2022 में चुनाव जीत गया। आप समाजवादी पार्टी के लिए ही जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी। तो आज की तारीख में आपको कौन पार्टी ज्यादा अच्छी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी या जो है समाजवादी पार्टी? नहीं, निश्चित तौर पर हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता है। हम भी जिस पार्टी में हैं, जिस संगठन में 8-10 साल से काम कर रहे हैं, तो उससे लगाव भी है और वो अच्छा है तभी वहां है। कोई खराब जगह तो रहना नहीं चाहता। तो हमारी पार्टी अच्छी है, हम समझते हैं, तभी तो मौका। अच्छा, अभी मैं पहले क्वेश्चन पर ही अवसर की बात कर रहा था। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भाजपा अगर अवसर दे तो मनोज पांडे क्या करें? नहीं, हमको अवसर मतलब मैं अवसर की, मैंने बताया कि मैं अवसरवादी हूँ नहीं, अवसर की तलाश में है। अच्छा, एक चीज, फाफामऊ से आप बिलोंग करते हैं। फाफामऊ की राजनीति में आप संभावित दावेदार भी हो सकता है, प्रत्याशी भी हो। आज फाफामऊ की समस्या क्या देखते हैं? फाफामऊ में मतलब जो थी समस्या वही समस्या बनी हुई है।
मतलब उस समस्याओं का कोई निदान नहीं। जो सरकार की योजनाओं से थोड़ा मोड़ा विकास हो सकता है वही विकास हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं थी पहले, मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपसे कहा था कि युवाओं के लिए नशा सबसे बड़ी समस्या है, उस पर कोई विचार, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो विकास, सड़कें नहीं विकास हुई हैं। अभी बहुत सारी सड़कें भी हमारे क्षेत्र में ऐसी पड़ी हुई हैं जहां आप अगर 6 किलोमीटर चलना चाहते हो तो 40 मिनट का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो सड़क नहीं है, कई जगहों पर पानी की समस्या है, लोग पेयजल से परेशान है। टंकियां बनी हुई हैं 5-5 साल से, 7-7 साल से, उसमें पानी आज तक नहीं। कई गांव ऐसे हैं जिसमें टंकी बनी हुई है, पानी नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। तो समस्या का निदान कोई नहीं है। जो एक ढर्रे पर चल रही है व्यवस्था, वही ढर्रे पर व्यवस्था चल रही है। उस समस्या के निदान के लिए क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनका कोई, मैं समझता हूँ, कोई प्रयास नहीं है कि वो उसका निदान। गुरु प्रसाद मौर्य आपके यहाँ से विधायक हैं, उनका तो कहना है कि कई फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए, जिसमें जो गोहरी का फ्लाईओवर देख लीजिए, अभी एक फाफामऊ से जोड़ने वाली कितनी बड़ी पुल बन रही है, क्या कहते हैं कि गंगा नदी पर। उसके अलावा उनका कहना है कि कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसकी चौड़ीकरण के लिए बजट ना पास हुआ हो और काम ना हो रहा हो। तो सड़कों की समस्या कहाँ? भाजपा की सत्ता में तो कहा जाता है सड़कें ही सड़कें। मंसूराबाद से आनापुर, हाँ, सड़क का नाम गिना दें आपको? हाँ बिल्कुल, जरूर। मंसूराबाद से आनापुर विगत 10 साल से ऐसी की ऐसी सड़क बनी हुई है, मंसूराबाद से आनापुर। कल मैं अभी गया था यहाँ पश्चिम नारा से मुकुंदपुर, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 40 मिनट लगेगा। बल्कि मुझे विधायक जी मिल भी गए एक जगह। हाँ। मैंने विधायक जी एक कार्यक्रम में, हम और विधायक दोनों बगल बैठे, मैंने कहा क्या लेट हो गया? मैंने कहा गड्ढा मुक्त सड़क से आ रहा हूँ इसलिए लेट हो गया। तो उन्होंने कहा अरे इस पर हाईवे की ट्रकें बहुत चल गई इसलिए टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं, तो चल गई तो टूट गया तो उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। जो चीज टूट गया उसका निर्माण नहीं होगा। बहुत सारी सड़कें ऐसी खराब है। अभी आप समझिए यहाँ बिरामा रोड से लेके, और उधर बिरामा रोड से लेके सीधे उधर बीहर की तरफ निकल जाइए, ये लाई होते हुए, ये रास्ता बहुत खराब है, टूटा हुआ है। मतलब बहुत सारे रास्ते बहुत खराब है। मोहम्मदपुर में चले जाइए गांव में, अब रास्ता नहीं बना हुआ। एक सड़कें नहीं, कम से कम दर्जनों से ज्यादा सड़कें हैं जो बनी नहीं है। अब कौन सा विकास विधायक जी कर रहे हैं, मैं इस पर तो मतलब वर्तमान विधायक गुरु प्रसाद मौर्य की कार्यशैली से मनोज पांडे खुश नहीं। मनोज पांडे कौन होते हैं खुश होने न होने वाले? आज जनता से पूछी जाके खुश है कि नहीं खुश है। अभी तो कोई बता रहा था कि रेटिंग एक आई है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम नंबर हमारे विधायक जी को दिया गया, फाफामऊ विधानसभा को। सही में बता रहा हूँ, अभी मुझसे चर्चा कोई कर रहा था, कोई एक रेटिंग, और बीजेपी शायद रेटिंग करा रही थी, उसमें सबसे कम अंक जो है फाफामऊ विधानसभा को दिया गया। फाफामऊ विधानसभा, फाफामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का क्या समीकरण है? कितनी मजबूत है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी बहुत रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेगी। फाफामऊ 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। अब कहीं न कहीं कोई समीकरण का मतलब सही से बैलेंस नहीं बन पाया, कुछ परिस्थिति रही होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। सही प्रत्याशी देने पर प्रत्याशी का चयन कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, प्रत्याशी का चयन तो राजनीति में और सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रत्याशी के चयन में अगर कहीं गड़बड़ी की या कहीं नहीं ठीक से आप सामंजस्य बिठा पाए या अच्छा सा चयन नहीं हो पाया, तो चयन नहीं होगा तो विफलता मिल जाएगी। तो किसी भी पार्टी के लिए, कोई समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी चयन अगर आप गलत करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आप जानते ही। अच्छा, मैं अभी फाफामऊ की समस्या पर बात कर रहा था। एक समस्या मुझे ध्यान में आई। अभी आवास विकास परिषद ने जो है कुछ गाँव की जमीनों को चिन्हित किया है, गाँव के किसान उसको देना नहीं चाह रहे। समाजवादी पार्टी तो बड़ी आंदोलनकारी पार्टी मानी जाती थी, उसके लिए तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। नहीं, वो देखिए, उन्होंने जो आवास विकास परिषद ने नोटिफिकेशन किया है, लेकिन उस पर विरोध बहुत ज्यादा चला। समाजवादी पार्टी, हम सब भी विरोध कर रहे हैं। अब उतना आपको लगता होगा कि आंदोलन के रूप में नहीं, मुखर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नोटिफिकेशन है, और उसकी मैं समझता हूँ कि इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी, इसको रोका जाएगा। किसान के पक्ष में जो है भूमि का अधिग्रहण रोका जाएगा। और सरकार का नियम भी, कानून भी है कि बिना किसान की सहमति से नहीं हो सकता। वो भयभीत करके जो है सहमति कराना चाहते हैं, और ऐसा होना नहीं है। जनता जागरूक है और वो अपनी जमीन बचाने के लिए जीवन के किसी भी दांव पर लगाएगी अपने जीवन को। अभी फूलपुर में भी ऐसा हुआ था, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन होगा ही होगा। अच्छा, हाँ, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति पर बात कर रहा था। अभी पंचायत चुनाव जब हुए थे, पिछला पंचायत चुनाव, आपकी वाइफ बीडीसी मेंबर ने रोज चुनी और आपने तो ब्लॉक प्रमुख बना लिया। जहां सब भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बन रहे थे,
वहां सिंगेवरपुर से मनोज पांडे कैसे सफलता पाए? कोई दबाव था भी या नहीं था, या आपको भाजपा ने वो दे दिया वखोर? नहीं, देखिए, उनको ब्लॉक प्रमुख मैंने नहीं बना लिया, पहली बात तो आप उनको ब्लॉक प्रमुख बीडीसी सदस्यों ने बनाया जी। समाजवादी पार्टी ने उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब मेहनत किए और कोई दबाव नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब किसी का कोई दबाव नहीं था। निष्पक्ष चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव में रिजल्ट आपके सामने आ गया। जो क्षेत्र में काम कर रहा था, हाँ ये कह सकते हैं कि मेरा एडवांटेज उनको मिला, क्योंकि हमने क्षेत्र में 10 बरस से 20 बरस से काम किया है। तो मेरे काम को देखते हुए मूल्यांकन जो है कल्पना पांडे का भी किया और उनको प्रमुख बना दिया बीडीसी सदस्य। अभी तो फिर पंचायत चुनाव आने वाला है, अगले वर्ष ही है, तो क्या फिर जो है? नहीं, फिर तो अभी तो आरक्षण आएगा, क्या आरक्षण रहता है क्या नहीं रहता है, तो अगर उस समय की स्थिति देखी जाएगी क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है उसके शासनकाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, यहाँ तक कि ऑपरेशन लंगड़ा चला के किसी ने भी अगर कानून को तोड़ा तो उसके पैर में गोली पुलिस मार देती है। और समाजवादी पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती थी कि उसके समय में जो है कानून व्यवस्था ही नहीं दुरुस्त होती थी। तो आप बताइए फिर चुनाव किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? नहीं, कानून, समाजवादी पार्टी जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेती थी। अच्छा, किसी के पैर में गोली मारना, किसी के घर बुलडोजर से गिराना, ये तो कानून को हाथ में लेना हुआ। यही काम समाजवादी पार्टी नहीं करती थी। तो आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था का पार्टी, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त थी। अब यह है कि जैसे आप कहते हैं कि अपराध होते थे, तो अपराध को नियंत्रण करने के लिए कानून बना हुआ है ना। कानून को अपने हाथ में नियंत्रण देने के लिए तो सब जगह गोलीबारी। नेता लोग भी तो फोन कर देते थे। नहीं, नेता हम तत्कालीन विधायकों के बारे में तो बहुत फेमस था कि जो थानों में फोन कर देते थे। तब की बात मुझे इतना पता नहीं है, संरक्षण देते थे। मुझे इतना तब की बात मुझे पता नहीं। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि अपराधियों को संरक्षण देती थी। नहीं, आप कितना सहमत? बिल्कुल सहमत नहीं है। अपराधियों का हम बहुत पुरानी बातें नहीं करते। वर्तमान में जब से मैं 2012 से देख रहा हूँ तो कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं था। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वही भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करती है। हिंदू और कभी कभी तो हिंदू मुस्लिम धारे की बात की जाती है। 80 और 20 की बात करती है। आप ये बताइए 80-20 के आगे पीडीए कैसे चल पाएगा? देखिए, ऐसा है ना कि सबकी अपनी रणनीति है। सभी दल अपने अपने रणनीति पर, अपने अपने समीकरण पर, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और संख्यक जो हमारी पार्टी के नेता का मतलब नारा है, तो इनके विकास की जरूरत है। इनके विकास, इनके उत्थान की, इनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। तो हमारी पार्टी पीडीए पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान पर बात करें, धार्मिक सांप्रदायिक बात करके देश का हित होने वाला है, उनको लग रहा है, तो वो अपने उस फार्मूले पर चल रहे हैं। लेकिन सही क्या है, हकीकत क्या है, तो रिजल्ट जब जो आएगा तो पता चलेगा कि जनता पीडीए को प्राथमिकता देती है, जनता सांप्रदायिकता को। क्यों? धर्म के नाम पर तो जनता सरकार बना रही है लगातार। नहीं, तो लगातार बना रही है तो बहुत, उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। सरकार बन रही तो पॉजिटिव क्यों नहीं? सरकार बनना और देश का विकास होना, दोनों चीजें में फर्क है। सरकार बन गई तो 5 साल बाद फिर बदल सकती है, लेकिन देश का विकास पिछड़ गया तो जल्दी पूरा नहीं हो सकता है। सबको आवास मिल रहे हैं? नहीं, कहाँ मिल रहे? कागज की बात, आपके कितने आवास आप बताइए कि मिल रहे हैं अभी? आप तो ब्लॉक प्रमुख है, आपको ज्यादा। हमारे यहाँ नहीं, आप बताए ना। आप सारे आंकड़े लेके आप बैठे हैं, हमारे पास तो आंकड़ा लेके मैं बैठा नहीं कि आज तिवारी हमारा इंटरव्यू लेंगे, हम आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे। नेताजी, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए के आधार पर सफलता प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीत गई और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक गया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, क्या 2027 में दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल दोहरा पाएगी। समाजवादी पार्टी बढ़ेगी और 37 के अनुपात में भी बहुत बढ़ेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2000। नहीं, वो 2027 में विधानसभा का होना है। विधानसभा तो मैं कह रहा हूँ 2024 में जो रेशियो था उससे ज्यादा वोट पा जाएगी, पाने की संभावना है। क्योंकि समीकरण जो हमारा था, जिस पर जनता ने हमको वोट दिया, हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। कोई लाइन हमने रूट नहीं चेंज किया। 10 सीट उपचुनाव हुआ था, कहाँ जीत पाई? 2 सीट छोड़। उपचुनाव आप छोड़ दे, उपचुनाव पूरी दुनिया जानती है कि उपचुनाव बहुत छोटे दायरे का चुनाव होता है और पूरी सरकार की मशीनरी सब लग जाती है उस पर, तो वो उसकी छोड़ी आम चुनाव की बात करें। अच्छा, आप जो बातचीत के दौरान ईवीएम और बेईमानी, वोट चोरी, SIR, इस पर भी बातचीत करते रहते हैं, तो इसकी कितना शंका जाएगा? किसकी?
ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो सकता है, ऐसा होता है नहीं क्या? अब देखिए क्या है ना कि मानव होने के नाते मन जो है ये सोचता है। अब मैं कोई इंजीनियर तो हूं नहीं, या मैं निर्वाचन आयोग का कोई उस तरह से मतलब बहुत अधिकृत व्यक्ति हूं कि मुझे पता, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन सीटों पर समीकरण नहीं होते या जिन सीटों पर चर्चा नहीं होती वहां भी रिजल्ट मतलब ऐसे आ जाता है, स्कूल आ जाता है, तो मन एक बार कहता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम अगर सारी सीट जीत जाए तो भी जो ईवीएम को हटा देंगे। ईवीएम जीतने के बाद भी ईवीएम हटना पारदर्शिता ज्यादा प्रदर्शित करती है। हम समझते हैं कि सरकार को भी चाहिए कि अगर जब इतना क्वेश्चन मार्क, इतना प्रश्न लगा तो एक बार एक चुनाव ही, हम कहते हैं इसी विधानसभा 2027 में एक चुनाव केवल बैलेट पेपर से करा दिया जाए। एक चुनाव में कराने से बहुत पिछड़ नहीं जाएगा देश। नहीं, अब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, शिक्षा मित्र और ये प्राइवेट स्कूल जितने जो लोग हर विभाग 3 दिन की छुट्टी 10 दिन की छुट्टी करके लगा देना एक बार देश के। अरे जब चुनाव 2 महीना तक हो सकता है तो काउंटिंग जो है 3 दिन होने में क्या वही मेरे कहना एक बार करना चाहिए। अच्छा एक बार बताइए, समाजवादी के पीडीए में मनोज पांडे कहाँ? एक मनोज पांडे तो गए, उन्हीं की पूर्ति हो सकता है दूसरे मनोज पांडे से हो जाए। मनोज पांडे गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में ब्राह्मणों का क्या हिस्सा है? क्या ब्राह्मण है भी कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है ब्राह्मण बिल्कुल। क्यों पीडीए, आप पीडीए की परिभाषा देखिए, सब लोग अपनी अपनी तरह से देते हैं। हम समझते हैं पीडीए में हम भी कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं। तो पीडीए देखिए, पीडीए कोई परिभाषा उसकी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो पीडीए क्या अच्छा बताए कि पिछड़ा जाति से ही पिछड़ा होता है, पिछड़े ब्राह्मण नहीं है क्या? बिल्कुल। तो पिछड़ा का मतलब पिछड़ा, उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े में तो ब्राह्मण भी पिछड़ा है, बहुत सारे ब्राह्मण पिछड़े हुए। तो उनके उत्थान की बात भी कौन करेगा, उनके कल्याण की बात कौन करेगा, उनके विकास की बात कौन करेगा? कई आजकल यूट्यूब में चैनल में मैं देख रहा हूँ, कई ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब है, जिनका कोई बंबई से यादव जी आके कमा के घर बनवा रहे हैं, कोई दुबई एक लड़की लेडी, ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं विकास, और बहुत गरीबी है, सब में पिछड़ापन है। तो उस पिछड़े के लिए, कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जो है पीडीए उसी फार्मूले में। फाफामऊ से एक चीज और देखा जा रहा है, फाफामऊ विधानसभा जबकि क्या नाम है कि अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ने कहा था कि कोई भावी प्रत्याशी ना लिखे, कोई जो है इस तरीके से हम सर्वे कराएंगे, कई दावेदार दिखाई दे रहे हैं। मनोज पांडे अपने कितना मजबूत मानते? देखिए, भावी प्रत्याशी में कहीं लिखता नहीं ना, वो तो पता है पहली बात। और मनोज पांडे अपने को मानते हैं कि हम मतलब जो भी है मजबूत, हम 2-2 असेंबली का चुनाव वहां लड़े हैं और हमारी अपनी जमीन है, जमीन को तैयार किया है, मेहनत किया है, काम किया है। मैं समझता हूँ मुझे अवसर मिलना चाहिए। और अवसर मिला तो मनोज पांडे विधायक बनेंगे, डेफिनेटली, निश्चित बनेंगे, और अच्छे वोट से बनेंगे। समाजवादी। अच्छा, आप जनता में जाते हैं तो डेली जा रहे हैं लगभग क्षेत्रों, तो फाफामऊ की जनता क्या कहती है, क्या आकलन करती है? कहती भैया बस आइए, आपके साथ हम लोग हैं, पूरी तरह से आपकी बार विधायक बनाएंगे आप। पिछला इलेक्शन चूक गए? पिछला इलेक्शन चूक नहीं गए, पिछला इलेक्शन में टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़े। कहने का तात्पर्य, अगर 2022 में समाजवादी पार्टी मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाई होती तो एक विधायक उसका और बढ़ जाता। हम तो समझते हैं बढ़ ही जाता, हमारी समझ है, जनता भी ये समझती बढ़ जाता, कहीं ना कहीं मतलब कमी रह गई, नहीं बन पाए, नहीं करा। अच्छा चलिए, आप तो एक युवा नेता हैं, व्यवसायी भी हैं, तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन सौ तमाम चीजें हैं आपके, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव नेता हैं। आपने फाफामऊ के लिए क्या योजना बनाई है जो वर्तमान विधायक से हटके आई, इस सरकार से हटके? देखिए, फाफामऊ के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए बिंदुवार एक एक बिंदु पर, शिक्षा पर, नशा पर, नशा मुक्ति पर, और सड़क पर, स्वास्थ्य पर, मतलब हर बिंदु पर बिंदुवार काम करने की जरूरत है। और हम अगर हमें अवसर देती है जनता, पार्टी हमारी मौका देती है अगर, तो निश्चित तौर पर हम इनसे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। और आपके सामने कुछ तो बड़ी योजना नहीं बता सकते? देखिए, योजनाएं जो है वो सरकार पर डिपेंड करती है। बहुत सरकार अगर हमारी मतलब रहे और योजनाओं को, तो हम उसको योजना को सरकार से लाने का प्रयास करेंगे, बड़ी से बड़ी योजना लाने का प्रयास करेंगे। पर्टिकुलर योजना का नाम बताना हम तो समझते हैं कि तब समय जो योजनाएं रहेंगी उसको पूर्ण करने, उसी योजना से लेके आएंगे, उसको विकास कराएंगे। नेताजी, हमारा फायर हाउस शुरू होगा, मैं जो है कुछ नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में जो भी आपके समझ में आएगा 1-2 लाइन आप जरूर बोलिएगा। आप 2027 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव या डिम्पल यादव? अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के,
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रयागराज से संबंध भी है उनका। जी। आकाशन अभी मतलब अपरिपक्व। परवीन पटेल सांसद हैं फूलपुर के, दूरनाथ पटेल, मेहनती हैं, आशीष पटेल, अच्छे मैनेजमेंट। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये शासक तो सब जानते हैं। हाँ, राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणी करिए। शासक है और क्या उत्तर प्रदेश। कल्पना पांडे, कल्पना पांडे एक सूझबूझ की महिला है, ब्लॉक प्रमुख, अब ब्लॉक प्रमुख भी हैं। पीडीएस का पीडीए जो है वो हमारी समाजवादी पार्टी का एक सत्ता की कुंजी है। अच्छा। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कुशल नेतृत्व। फाफामऊ से अब तक सबसे सफल विधायक। मेरी समझ से तो विधायक कोई सफल नहीं रहा अभी तक जो फाफामऊ के लिए कुछ कर सका हो बहुत। अब मेरे बचपन की बात लोग बताते हैं कि अमीन अंसारी के भी रहे, हम उनको देखे नहीं थे। जब से मेरी जानकारी तब तक फाफामऊ के लिए अरे मतलब आने वाला है मनोज पांडे ग्रुप में, हो सकता है। अच्छा हाँ, अब तक सबसे सफल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। नेताजी, अंत में आप फाफामऊ की जनता से क्या अपील करना चाहिए? फाफामऊ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में सूझबूझ से अपने भविष्य के लिए, फाफामऊ क्षेत्र के भविष्य के लिए सही निर्णय लें। और मतलब मैं समझता हूं कि सही निर्णय वो मतलब फाफामऊ के लिए, चूंकि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए अच्छा होगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए, ऐसा कहना चाहेंगे। चलिए सर, आज आपने समझ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ फाफामऊ से समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी थे। आपका कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, वर्तमान विधायक के कार्यों से जो है वो संतुष्ट नहीं है। हम फिर आपसे जो है मुलाकात करवाएंगे मनोज पांडे जी से। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।